सबसे पहले आपको खबर दें, मुल्क में महंगाई की शरह 15% से भी बढ़ गई है। गुज़िश्ता हफ्ते आटे, चीनी, दालों, घी, टमाटर और चिकन समेत 22 अशिया की कीमतों ने दिल दहला दिए। मुर्गी की फ़ी किलो कीमत में 21 रुपये इजाफा। 1 किलो चीनी सेंचुरी से 1 रुपये दूरी पर 99 नॉट आउट पर पहुंच गई है। रमज़ान से पहले टमाटर भी नखरे 8 रुपये फ़ी किलो महंगे हो गए। 20 किलो आटे के थैले के दाम 10 रुपये बढ़ गए। LPG, लहसुन, प्याज, आलू के दाम कम हुए। खाने पीने की अशिया की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। कराची में चीनी, चिकन, चने की दाल, बेसन, खाने का तेल महंगा हो गया है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रियाज एंडी। रमज़ान जैसे जैसे करीब आ रहा है तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी बढ़ना शुरू हो गई है। चीनी बाज़ार में 100 रुपये से 110 रुपये बिक रही है। जैसे जैसे बाज़ार है उस हिसाब से है। चने की दाल 160-180 रुपये हो गई है। मूंग की दाल 260-240 रुपये ये हो रहा है। आज भी अगर मुर्गी आप बाज़ार लेने आए तो गोश्त जो है वो 450 रुपये किलो है। तेल जो है वो 280 रुपये खुला तेल है। 320-350 ये भी जा रहा है। एक ज़रा सी सहूलत थी टमाटर के रेट में, अब वो उसने भी स्पाइक करना शुरू की है। पिछले हफ्ते 20 रुपये किलो था, आज जो है वो बाज़ार में 40 रुपये भी बिक रहा है। लाहौर में सब्जियों और फलों की कीमतें तो बढ़ ही रही हैं, लेकिन चिकन की बढ़ती कीमत ने शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। तफसील बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नवीन अली। जी, शहर लाहौर में महंगाई जो की तू है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी जो कीमतें हैं वो एक ही सतह पर बरकरार है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिनकी कीमत चंद रुपये नीचे आती है और 20 से 25 रुपये बुलंदी की सतह पर जाती है। जैसे चिकन की कीमत एक हफ्ते पहले 345 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था और एकदम से 20 रुपये के इजाफे के साथ आज 365 रुपये किलो में चिकन मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। अगर मैं आपको सब्जियों की कीमतों के बारे में बताऊँ तो सब्जियों की कीमतें अपनी जगह पर बरकरार है। 2 से 3 रुपए का इजाफा या कमी देखने में आती है। मुल्तान में एक हफ्ते के दौरान चीनी, घी, फलों और गोश्त की कीमतों में इजाफा हुआ। लॉकडाउन में रोजगार के हुसूल के लिए परेशान शहरी खाने पीने की अशिया की कीमतों पर इजाफा होने पर भी परेशान हैं। मजीद बता रही हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा मैमूना सईद। जी, मुल्तान में एक हफ्ते के दौरान खाने पीने की जो अशियाँ हैं उनमें कीमतों में इजाफा देखने में नज़र आया है। ख़ासतौर के ऊपर जो चीनी है वो 5 रुपये किलो फ़ी महंगी हुई है। कुकिंग ऑयल है और घी है मुख्तलिफ़ कंपनियों के, उनकी कीमतों में तकरीबन फ़ी लीटर 3 रुपये का इजाफा हुआ है। इसके साथ ही अगर फ्रूट की बात की जाए तो उसमें केले की कीमत में 60 रुपये जो है एक हफ्ते के दौरान इजाफा हुआ है। किन्नू की कीमत में भी तकरीबन 40 रुपये का इजाफा हुआ है। एक हफ्ते के दौरान जो टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन की कीमतें हैं सब्जियों में वो एक हफ्ते में बरकरार रही हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए गोश्त के हवाले से तो मुर्गी की गोश्त की कीमत में जो है वो 80 रुपये का इजाफा हुआ है, जबकि जो बकरे का गोश्त है उसकी कीमत में तकरीबन 150 से 200 रुपये इजाफा हुआ है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कोयटा में भी महंगाई उरूज पर है। क्या फल, सब्जी, गोश्त और क्या दालें, तमाम अशिया की कीमतों में इजाफा नजर आ रहा है। तफसील बताएंगे सलमान अशरफ। मुल्क की तरह कोयटा में भी महंगाई का तूफान आया हुआ है। इस महंगाई के तूफान ने शहरियों को मुश्किलात में मुब्तला कर रखा है। हर चीज़ की कीमत सरकारी नियतनामे की बजाय मनमानी कीमतों पर फ़रोख्त की जा रही है। सब्ज़ी हो, फ्रूट हो, फल हो, गोश्त हो, हर चीज़ सूरत हाल ऐसी है जो आवाम की पहुँच से दूर दिखाई दे रही है। अवाम उन्नास का कहना है कि सरकारी नियतनामे पर अमल दरामद तो एक तरफ, दुकानदार सरकारी नियतनामा अपनी दुकान पर आवेज़ा करना भी अपनी शान के ख़िलाफ़ समझता है। अवाम इस तमाम सूरत हाल पर परेशान है। उनका कहना है कि हुकूमत अवाम की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए महंगाई पर कंट्रोल करे। अभी आपको बराह रास्त लाहौर लिए चलेंगे, जहाँ पर वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और हम एक इस्लाहात की तरफ बढ़ते तो आज ये जो सेनेट का इलेक्शन जिस तरीके से मजाक बना है, ये मजाक जो है वो ना बनता। और अब भी मैं समझता हूँ कि जो आप इस वक्त PDM के अंदर एक धींगा मुश्ती देख रहे हैं, जिसमें कि बिलावल साहब का और मरियम नवाज़ का जो एक पर्सनल लेवल के ऊपर भी, फिर PMLN का और पीपल्स पार्टी का एक जो आपस में एक चल रहा है, ये ना होता अगर आप एक सिर्फ छोटे मफाद में बह जाने के बजाय आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल को देखते। आप इस वक्त जो नून लीग वालों का मुंह बना हुआ है, तो जब आपको कह रहे थे कि आप आइए और इस्लाहात की तरफ चलते हैं और ऊपर इलेक्शन कराते हैं, उस वक्त आप उस तरफ नहीं बढ़े।
और आपने कहा कि छोटा सारा जो हमारा मफाद है उसको हम लेके आगे बढ़ें और बाकी सारे मामलात जो हैं उनको जो है वो भूल जाएं। अब तो प्रैक्टिकली ये है कि हम हुकूमत जो है वो तमाम जमातों के साथ अलहदा रब्ता करेगी, क्योंकि PDM तो हमारी नज़र में ख़त्म हो चुका है। ज़ाहिर है अब इसके बाद हम क्या उनसे कोई तवक्को कर सकते हैं, लिहाजा तमाम जमातों से हम अलहदा रब्ता करेंगे। अब इस्तीफ़ों की सियासत ख़त्म हो चुकी है और इस्लाहात की सियासत शुरू हुई है। मेरी नज़र में हमने काफ़ी देर 2-2.5 साल इस्तीफ़ा खेल लिया है। अब हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है और उस वक़्त हम दोबारा ये एफ़र्ट ये कर रहे हैं। पहले आपने कहा कि देखिए जी बाकी लोग तो बात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म बात नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म ने आपको ख़त लिखा है स्पीकर साहब को, और स्पीकर साहब ने वज़ीर आज़म साहब के कहने के ऊपर इस्लाहात का प्रोसेस जो है वो दोबारा शुरू किया है। मैं PMLN की जो पार्लिमानी पार्टी है उसको ये कहना चाहता हूँ कि मरियम नवाज़ की बचगाना सियासत कहीं पे नहीं लेके जाएगी आपको। मरियम नवाज़ का कोई दिलचस्पी नहीं है इस सारे मामले से, इंटरेस्ट से। उनका तो देखें उनकी तो मौज लगी हुई है, वाले साहब सारे पैसे बाहर ले गए। हमने काफ़ी देर 2-2.5 साल इस्तीफ़ा खेल लिया है। अब हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है और उस वक़्त हम दोबारा ये एफ़र्ट ये कर रहे हैं। पहले आपने कहा कि देखिए जी बाकी लोग तो बात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म बात नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म ने आपको ख़त लिखा है स्पीकर साहब को, और स्पीकर साहब ने वज़ीर आज़म साहब के कहने के ऊपर इस्लाहात का प्रोसेस जो है वो दोबारा शुरू किया है। मैं PMLN की जो पार्लिमानी पार्टी है उसको ये कहना चाहता हूँ कि मरियम नवाज़ की बचगाना सियासत कहीं पे नहीं लेके जाएगी आपको। मरियम नवाज़ का कोई दिलचस्पी नहीं है इस सारे मामले से, इंटरेस्ट से। उनका तो देखें उनकी तो मौज लगी हुई है, वाले साहब सारे पैसे बाहर ले गए हैं। भाई जो हैं वो वहाँ के ऊपर बैठे हुए हैं और वहाँ पे नवाज़ शरीफ साहब रोज़ाना लंदन के नए रेस्टोरेंट में जाते हैं। बल्कि मैंने तो उनको मशवरा दिया था कि आजकल आप फ़ारग हैं, लंदन के रेस्टोरेंट्स पे एक रिव्यू ही लिख दें, ताकि एक हो जाए कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का रिव्यू आ गया है जनाब अपना लंदन के रेस्टोरेंट। और तो किसी किताब की उनसे उम्मीद नहीं है, यही उम्मीद है कि लंदन के रेस्टोरेंट्स के ऊपर ही कोई अपना जो है वो रिव्यू करें। ये जो मरियम नवाज़ की ख्वाहिशें हैं उसके ऊपर पाकिस्तान ने नहीं चलना। और मुस्लिम लीग नून की एक बड़ी पोटेंशियल पार्टी है। मुस्लिम लीग नून का पाकिस्तान के अंदर एक रोल रहा है और वो एक बड़ी पार्टी है, और हम ये समझते हैं कि उनको अपना रोल पाकिस्तान के लिए अदा करना चाहिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जमातें हैं, ये एक नेशनल पार्टीज़ हैं, इनका ख़त्म होना पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी सियासत को बच्चों के हवाले कर देंगे और समझेंगे कि वो बच्चे जो खेलने को चांद मांग रहे हैं उनकी ख्वाहिशों के ऊपर आप पूरे मुल्क की सियासत तलपट कर देंगे, आप फ़ौज के ऊपर क्रिटिसिज्म शुरू कर देंगे और आप पाकिस्तान के इदारों के जो है वो निशाना बना देंगे, और कुछ बेवकूफ़ लोग आपके जो हैं वो ख़ुद पाकिस्तान ना खपे की बातें करना शुरू कर देंगे, तो जाहिर है कि इससे आपकी अपनी सियासत तबाह हुई है, आपकी मज़ीद सियासत ख़राब होगी। नून लीग जो इस वक्त भी आप देखें पंजाब, सेंट्रल पंजाब के बाहर आपका कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहा, आपका इन्फ्लुएंस ख़त्म हो गया। पीपल्स पार्टी का इन्फ्लुएंस अंदरूनी सिंध तक महदूद हो गया है। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को हर वक्त इमरान खान फोबिया से बाहर निकल कर अपनी सियासत के ऊपर भी नज़र डालनी चाहिए। कहीं खामियां गलतियां हम उनसे कहाँ हुई हैं जहाँ पे वो ये कहते हैं कि जी फ़ौज ये किरदार अदा करती है कि इलेक्टेबल्स को हमसे हटा देती है, तो इसका मतलब ये है कि सियासी जमातों की अपनी कोई वक़्त नहीं है, फिर तो इलेक्टेबल्स की वक़्त है। तो आप अपनी सियासत को अगर बड़ा करना चाहते हैं तो अपने गिरबान में झांकें, अपनी सियासत को बेहतर करें और एक फेडरल पार्टीज़ के तौर के ऊपर एक्ट करें। जो इस वक्त ज़्यादातर आप एक्ट कर रहे हैं वो दो ख़ानदानों के ज़ाती मुकदमात को के वकील बनकर आप एक्ट कर रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ना पाकिस्तान को फ़ायदा है, ना मैं समझता हूँ कि इसका उन सियासी जमातों को फ़ायदा है। बिकॉज पॉलिटिक्स इज़ टू सीरियस अ बिजनेस टू बी लेफ्ट ऑन ब्रैट्स, कि आप इन तरह के बच्चों को आप कहेंगे कि जी वो सियासत संभाल लें और बाकी अल्लाह खैर से अल्लाह। स्पीकर साहब सोमवार को वापस आ रहे हैं, इस वक्त वो टर्की में है एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में। सोमवार से हम दोबारा सियासी जमातों से रब्ता शुरू करेंगे।
और PMLN से अलहदा रब्ता करेंगे, पीपल्स पार्टी से अलहदा रब्ता करेंगे। और हम चाहते हैं कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का एक्ट हमने पार्लियामेंट में पेश कर दिया है, देखिए हमने अपनी इस्लाहात पार्लियामान के अंदर रख दी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रख दी है। अगर अपोजिशन ने उसमें तरमीम चाहती है, अपोजिशन उसको बदलना चाहती है, वो पार्लियामेंट के अंदर आए और अपनी तजावीज़ दे, उसको तब्दील कर लेते हैं। इलेक्शन रिफॉर्म से शुरू करते हैं। हर दफ़ा झगड़ा होता है कि ये इलेक्शन सही नहीं हुआ, ये इलेक्शन सही नहीं हुआ, तो फिर आखिर हम बैठेंगे तो चलेंगे ना आगे, उसके बाद बाकी इशूज़ के ऊपर जो है वो आगे चलते हैं। जब तक देखिए, पहले भी आपने इमरान खान को कमज़ोर समझा, जब भी मुज़ाकरात की बात करते हैं तो लगता है कि आप हुकूमत को कमज़ोर समझ रहे हैं। आपने मुंह की खाई, आप तमाम जो हिकमत अमली थी आपकी, वो आपके अपने ऊपर ही बम बन के गिरी है। सो पहली बात, इमरान खान को मुल्क का लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर तस्लीम करके, पार्लियामेंट को तस्लीम करके, कॉन्स्टिट्यूशन को तस्लीम करके आगे बढ़े। और आगे बढ़ने का क्या तरीका है हमने आपको बता दिया है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी स्पीकर साहब बना रहे हैं, हमने पार्लिमानी लीडर्स को कहा है आइए इंतखाबी इस्लाहात की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद जो बाकी इश्यूज़ हैं बशमूल जो नैब का या बाकी चल रहे हैं उनके ऊपर भी आ जाएंगे। जहाँ से बात शुरू करनी है वहाँ से शुरू करें। लेकिन अगर आप इस संजीदा एफ़र्ट को, इस संजीदा जो एक इस वक्त हुकूमत की तरफ से इनिशिएटिव है या संजीदा कदम है, अगर आप इसको भी आगे नहीं लेके जाएंगे, आपकी अपनी पार्टीज़ का नुकसान होगा, मुल्क का नुकसान होगा। लेकिन मैं आपको यकीन दे रहा हूँ आपका अपना सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, बाकी सबका इतना नुकसान नहीं होगा। और ये जो अभी सेनेट का इलेक्शन आया है इसने फिर ये बात साबित की है। लिहाजा मेरी नज़र में अपोजिशन को अपनी सियासत के ऊपर नज़रसानी की ज़रूरत है। इलेक्शन जो हैं, और वो अब हम तो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराने जा रहे थे, लेकिन ज़ाहिर है अब इलेक्शन जो है लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन तो सुप्रीम कोर्ट ने पुराने बहाल कर दिए, पंजाब के अंदर कम अज़ कम। लेकिन बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि अब वक्त है कि हम फिर हमने एक कदम पीछे लिया है। हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं कि आइए बैठिए और नून वापस आ जाएंगे। ट्यूसडे को या वेडनेसडे को हमारे साथ बैठें, कमेटी तश्कील दें और आइए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अपनी तजावीज़ दीजिए, हमारी तजावीज़ का जायज़ा लीजिए। शुक्रिया। मैं एक्चुअली आपसे इत्तफ़ाक़ करता हूँ। देखिए, नैब का जो इदारा है, एक तो मैं इस बात को वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जावेद इकबाल साहब की जो आने के बाद पहली बार ये इदारा फ़ाल हुआ है। इससे पहले जो कमर ज़मान साहब थे या बाकी लोग थे, उनके दौर में तो नैब बिल्कुल ख़त्म हो गया था। सो ड्यूली एक्नॉलेजिंग जावेद इकबाल साहब की जो एफ़र्ट्स हैं और जो इस वक्त नैब के इदारे के अफसरान की जो एफ़र्ट्स हैं, ड्यूली एक्नॉलेजिंग दैट, मैं ये समझता हूँ कि लोगों की जो तवक्कुआत हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हम ये समझते हैं कि ये जो मुकदमे आपने शुरू किए हैं इनको मंतकी इंजाम तक पहुँचाया जाए। अगर हर मुकदमे के बाद दूसरा मुकदमा आ जाता है तो उससे लोगों का कॉन्फिडेंस शैटर होता है। और जो मरियम नवाज़ साहिबा को अगर आपने नोटिस दिया है तो आप उनको वैसे ही ट्रीट करें जैसे आप बाकी मुल्ज़मान को करते हैं। जब एक हो जाता है कि जो कुछ लोग हैं वो ख़ास हैं और कुछ लोग ज़्यादा ख़ास हैं, तो वहाँ से फिर लोगों का जो एक एतबार है इदारों के ऊपर वो ख़त्म होता है। ये नहीं होना चाहिए। तो मैं आपसे मुत्तफ़िक़ हूँ, बुलाया था, तफ्तीश करनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब अगर इस वक्त सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को वक्त देते हैं तो वो महंगाई ही के मामले को देते हैं। लेकिन महंगाई क्यों है? मसलन आप देखिए कि बिजली की कीमतें बढ़ गई। बिजली की कीमतें क्यों बढ़ गई? बिजली की कीमतें इसलिए बढ़ गई हैं कि हमारी ज़रूरत थी 10,000 मेगावाट, हमने पिछली हुकूमत में प्लांट लगा दिए 20,000 मेगावाट के।
सो जो 6 रुपये बिजली हमारी तो सिर्फ इस वास्ते बढ़ गई कि हमने वो 20,000 मेगावाट का मुआहदा ये किया हुआ है कि आप हमें बिजली, हमें ज़रूरत हो ना हो, हमने आपको पैसे देने हैं, तो आपने उनको जो है वो कर दिया। उसके बाद आपने जो 42% जो आपके इस वक्त बिजली के प्लांट हैं वो लगे हुए हैं फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर, यानी आपको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। बाहर तेल महंगा होता है, आपका डॉलर। फवाद चौधरी इस वक्त लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस्लामाबाद में 1 से 10 साल के बच्चों में कोरोना तेजी से फैल रहा है। एक दिन में कोरोना से बीमार बच्चों की तादाद दुगनी के करीब बढ़ गई है। मजीद जानेंगे JO न्यूज़ की नुमाइंदा आमना आमिर से। आमना, क्या पता चल सका इससे मुतालिक? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में जो कोरोना के वैसे ओवरऑल केसेस की तादाद भी बढ़ी है, जो कि 709 केस एक दिन में रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद शरह 10.7 पहुंच गई। लेकिन यहाँ पे एक जो चीज देखने में अलार्मिंग नजर आई है वो कि इस्लामाबाद में जो है एक रोज में बच्चों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह तकरीबन दुगनी हो गई है। 25 तारीख को जो केस बच्चों के रिपोर्ट हुए थे उसमें 49 बच्चों को कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था, लेकिन जो 26 तारीख को एक दिन के फर्क से 92 बच्चों में जो है कोरोना केस मुस्बत आए हैं। और इसके अलावा एक और चीज जो यहाँ देखने में आई है कि इस्लामाबाद में नौजवानों में जो है जिनकी उम्र 21 से 30 साल है, उनमें सबसे ज्यादा मुस्बत केस जो है 26 तारीख को रिपोर्ट हुआ है, और वो 193 कोरोना के केसेस जो है इनमें रिपोर्ट हुए हैं। और बार बार इस्लामाबाद इंतजामिया की तरफ से भी कहा जा रहा है कि आप एहतियात करें, क्योंकि ये देखने में आया है कि इस्लामाबाद में बड़े अफराद अगर खुद तो मास्क पहन लेंगे, लेकिन बच्चों को मार्केट में अक्सर हम बगैर मास्क के भी देखते हैं। जी बहुत शुक्रिया आमिर अपडेट करने के लिए। NCOC के इजलास के बाद असद उमर इस वक्त मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। वो उसकी बदकिस्मती से वजह यह है कि जो सूरत हाल को कोरोना की इस वक्त मुल्क के अंदर होती जा रही है वो एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। हमारी जो फ़ैसले हमने किए थे, ज़ाहिर है कि हम देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है और उसी की बुनियाद के ऊपर हम फ़ैसले करते हैं। और इसीलिए ये नज़र आ रहा था क्योंकि हमने आगे अभी इसके अंदर इजाफ़ा होते चले जाना है इस वबा के फैलाव के अंदर, इसलिए हमने कुछ फ़ैसले किए थे पिछले हफ्ते, बल्कि तकरीबन 2 हफ्ते पहले, जिसमें हमने पाबंदियाँ जो हैं उनके अंदर इजाफ़ा किया था। ये कोई हम खुशी से नहीं करते, लेकिन हमें नज़र आ रहा था कि वबा किस तरफ जा रही है और किस तरीके से वबा का फैलाव के अंदर तेज़ी आती जा रही है, और उसी को देखते हुए ये फ़ैसले किए गए। उसके बाद हमने 1 हफ्ते के बाद दोबारा उसका जायज़ा लिया, और वो जायज़ा हमने 2 चीज़ों का लिया। एक तो ज़ाहिर है कि वबा का फैलाव कितना हो रहा है और उसके अंदर कितनी तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है, और दूसरा हमने ये भी देखा कि जो इक़दामात किए गए थे, जो फ़ैसले किए गए थे, उनके ऊपर अमल दरामद कितना हो रहा है। और हमें नज़र ये आया कि वबा का फैलाव तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है, और साथ ही साथ हमने जो खुसूसी तौर पर ऑडिट करवाया उसके अंदर ये भी नज़र आया कि जो फ़ैसले हो चुके हैं उनके ऊपर अमल दरामद वैसे नहीं हो रहा जैसे कि होना चाहिए। ये आज आपके साथ मैं ख़ास तौर पे बात इसलिए कर रहा हूँ कि शायद इस वक्त तक हमारे लोगों को ये अंदाज़ा नहीं हुआ है कि हम कितनी ख़तरनाक सूरत हाल का सामना कर रहे हैं ये कोरोना की तीसरी लहर के अंदर। इसकी वजह क्या है वो ज़ाहिर है साइंस हमें वक्त आने पे बताएगी, लेकिन हमें जो नज़र आता है वो जो नई वेरिएंट्स आए हैं, ख़ुसूसी तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो बरतानिया का वेरिएंट आया है जो ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और ज़्यादा मोहलक भी है, वो एक बहुत बड़ी वजह बनी है इस वबा के फैलाव के अंदर जो एकदम से तेज़ी आई है। हमने जायज़ा इसका भी लिया, ज़ाहिर है हम सारी दुनिया को देखते हैं, तो हमने ये जायज़ा लिया कि इस वक्त हमारे ख़ित्ते के अंदर क्या हो रहा है। इससे पहले जब ये वेरिएंट फैला था तो वो रीजनल ट्रेंड लगा दें यार। जब हमने ये जायज़ा लिया था यूरोप के अंदर तो ये पहले होना शुरू हो गया था, लेकिन अब जब वो हमारे ख़ित्ते के अंदर फैला है तो हमें जो नज़र आ रहा है इस वक्त जो वबा का फैलाव हमें नज़र आ रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, वो पूरे ख़ित्ते के अंदर हमें नज़र आ रहा है। जब हम भारत को देखते हैं तो भारत के अंदर हम देख रहे हैं कि एक वक्त के अंदर रोज़ाना के उनके जो केसेस थे, यौमिया केसेस जो थे, वो तकरीबन 10,000 से भी कम रह गए थे। वो आज से 1-2 दिन पहले जो है 47,000 से ज़्यादा पे पहुंच चुका था। हम बांग्लादेश के अंदर इसी तरीके से जब देख रहे हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि इजाफ़ा इतनी तेज़ी से हुआ है, वहाँ पे भी 4 गुना से ज़्यादा इजाफ़ा हो गया है चंद हफ्तों के अंदर वबा के फैलाव के अंदर, और इसी तेज़ी से ये वबा फैलती चली जा रही है।
जो आपको चार्ट्स के ऊपर भी नज़र आ रहा होगा, अगर आप देखें तो वही शक्ल इख्तियार करता जा रहा है पूरे खित्ते के अंदर। दूसरी चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जिसकी वजह से हमारे ख्याल में ये ख़तरा उस लेवल पे पहुँच गया, अगली स्लाइड पे आ जाएं, वो ख़तरा हमारा किस तेज़ी से बढ़ रहा है, वो आप देखें जिस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा गौर से देखते हैं, और सबसे ज़्यादा गौर से जो हम देखते हैं वो इस चीज़ के ऊपर नज़र रखते हैं कि हमारे जो हस्पताल हैं उसके अंदर जो कोरोना के मरीज़ जा रहे हैं उनकी क्या तादाद है और वो किस तेज़ी से उस तादाद के अंदर इजाफा हो रहा है, और क्या हमारे हस्पताल के सिस्टम के अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है कि इन तमाम मरीज़ों का इलाज किया जा सके। और हमने ये देखा कि जब पहली लहर आई तो उस लहर की जो पीक थी, उस पीक के अंदर हमें यानी सबसे ज़्यादा ऊंचा जो सतह थी, तो हमारे जो क्रिटिकल केयर के अंदर जो पेशेंट्स थे, यानी वो जो ऑक्सीजन पे थे, जो वेंटिलेटर के ऊपर थे, वो 3300 से ज़्यादा मरीज़ हमारे मुल्क के अंदर कोरोना के मरीज़ जो हैं वो क्रिटिकल केयर के पेशेंट्स थे। जब हमारी दूसरी लहर आई तो उसमें जो सबसे हाईएस्ट लेवल हमने रीच किया वो 2511 लोग जो हैं वो क्रिटिकल केयर के पेशेंट थे, यानी पहली लहर से तकरीबन 800 पेशेंट कम थे। ये तीसरी लहर जो हमारी आई है, और अगर आप वो देखें तो किस तेज़ी से इजाफा हो रहा है, ये जो आपको चार्ट के अंदर नज़र आ रहा है, जो हमारे क्रिटिकल केयर के मरीज़ हैं, हमारे मरीज़ इस वक्त कल 2842 क्रिटिकल केयर के मरीज़ कोरोना के पाकिस्तान के हस्पतालों के अंदर मौजूद थे। और उससे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि सिर्फ पिछले 12 दिन के अंदर 1000 का इजाफा हुआ है, यानी ये 1800 कुछ से बढ़कर ये 2800 कुछ पे चले गए हैं। अगर इसी रफ्तार से खुदा न खास्ता इजाफा होता गया तो हम अगले चंद दिन के अंदर, अगले हफ्ते के अंदर हम उस लेवल से ऊपर निकल जाएंगे जो पहली लहर में हमने जून के अंदर पीक देखी थी। और आप सबको याद होगा कि उस वक्त क्या हालात थे। अभी भी हमारे पास मैसेज आने शुरू हो गए हैं, हालांकि शहरों के अंदर कैपेसिटी मौजूद है, लेकिन क्योंकि हम कैपेसिटी के करीब पहुंचना शुरू हो गए तो लोग अस्पताल में जाते हैं और कुछ लोगों को उन अस्पताल के अंदर बेड नहीं मिलता। ये सब आपको बताने का जो वजह थी वो अहमियत को, वो आपको को खौफ नहीं पैदा करना, लेकिन हमें पता है कि पाकिस्तानी जब ये फैसला कर लें कि उन्होंने उस हिकमत अमली पर अमल करना है जिससे इस मर्ज का मुकाबला किया जा सके और वबा के फैलाव को कम किया जाए, तो हम कामयाब होते हैं उसके अंदर। अल्लाह ताला ने बहुत करम किया है और अल्लाह ताला की मदद से हम कामयाब होते हैं। हमारी जो इंतज़ामिया है, सूबाई इंतज़ामिया जो है, ICT की इंतज़ामिया जो है, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया है। लेकिन आज खुसूसी तौर पे हमने, क्योंकि ये ज़्यादा इस वक्त फैलाव जो है वो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद के अंदर देखने में नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बरतानिया का जो स्ट्रेन है वो ज़्यादा फैल गया है। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने भी आज हमें ज्वाइन किया था, उनसे भी बात हुई है, और तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप से मेरी ये दरख्वास्त है, चाहे वो हुकूमती पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो हमारे अपोजिशन के लीडर्स हैं, ये लीडरशिप का वक्त है। ये वक्त है दिखाने का लीडरशिप और इस पैगाम को पहुंचाने का कि हमने मिलकर एक दफ़ा फिर ये जो वबा जो फैल रही है, इस वबा का हमने मुकाबला करना है, अपने लोगों का दिफा करना है, और ये इस तरीके से करना है, इसको वबा को उस हद तक नहीं फैलने देना जिसमें खुदा न खास्ता हमें लोगों के रोज़गार को नुकसान पहुंचाना पड़े। हमारी हद्दुल वसा कोशिश यही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस तेज़ी से ये फैलता चला जा रहा है, अगर हमने फौरी बर वक्त इकदामात नहीं किए तो खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल भी हो सकती है कि हमें इससे ज़्यादा मज़ीद बंदिशें करनी पड़ें। मुझे फिर से ये यकीन है कि मिनहसुल कौम जब हम फैसला कर लेते हैं, ये मेरा बिल्कुल मैं दिल से इस बात पर यकीन रखता हूँ कि पाकिस्तानी जब फैसला कर लें मिनहसुल कौम कि हमने कोई काम करना है, हम उसमें कामयाब होते हैं। हम पहले भी ये दिखा चुके हैं, इस कोरोना के लिहाज से भी ये दिखा चुके हैं। तो अगर हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप लीड दिखाएगी, हमारे समाजी, हमारे दीनी जो स्कॉलर्स हैं, वो उलमा हैं, हमारा मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है, ये अगर पैगाम पहुँचेगा और इंतज़ामिया के हाथ मजबूत किए जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम वो इक़दामात करने में कामयाब होंगे कि ये जो ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो रही है इससे इस पर काबू पाया जा सके। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये सिर्फ उस वक़्त मुमकिन होगा जब हम मिनहसुल कौम ये फ़ैसला करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला ये ज़रूर करेंगे। पाकिस्तानी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अपने घर वालों का, अपने प्यारों का ख्याल रखें, हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, दूसरे जो हमारे करीब हैं उनका
ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला करम करेगा और एक दफ़ा फिर जो है हम बहुत ज़्यादा जो शदीद ख़तरात हैं उनसे बच सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। असद उमर इस वक्त मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे। उनका कहना था कि जो फैसले किए उन पर उस तरह से अमल नहीं हो रहा जैसे होना चाहिए था। अगर हमने फौरी बर वक्त इकदाम ना किए तो हमें इससे ज़्यादा सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। हमारी आवाम को मिनहसुल कौम चाहिए कि ये फैसला करें और एक दूसरे का और अपना ख्याल रखें।